बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो फटाफट से टॉपिक दोबारा से शुरू करेंगे अपना। और टॉपिक चल रहा था हमारे पास बेटा, कौन सा टॉपिक था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज या कंपनी फाइनल अकाउंट्स या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, कुछ भी कह लीजिए। क्या बताया अभी तक मैंने आपको? मैंने कहा 10 से लेके 12 से लेकर 14 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा जब हम फाइनल स्टेटमेंट की बात करेंगे, क्योंकि कंपनी की हैं तो ये बनेंगी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कहां लिखा हुआ है? शेड्यूल 3 डिवीजन 1 में। ये बताएगा मेरे को कि फॉर्मेट क्या रहेगा, ये बताएगा मेरे को फॉर्मेट क्या रहेगा फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या? बैलेंस शीट, पीएनएल, नोट्स टू अकाउंट्स, और वो अलग बात है, इसको हम सेपरेट चैप्टर में करेंगे। तो यहां पर हम ये 3 चीज कवर करने वाले थे, जिसमें से बैलेंस शीट और उसके रेलिवेंट नोट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऐसे ही था। पीएनएल मेरा एक पोर्शन और रह गया है जिसके ऊपर चर्चा मुझे आज करनी है, लेकिन 5 मिनट रुककर हम जरा बैलेंस शीट को झटपट से रिवाइज कर लेते हैं जो मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी है। तो पूरी बैलेंस शीट को आओ मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। बेटा पहली हेडिंग का नाम क्या है? बोलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें भी बेटा ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है, इसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी? बोलो। एसेट्स। बोलो बेटा। ये दोनों का टोटल मैच होना चाहिए, हां के ना? ठीक। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? 4 चीजें मैंने आपको बताई। यहां पर 4 पॉइंट्स होंगे, 4 मेन हेडिंग होंगी। इक्विटी लायबिलिटी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, 4 मेन हेडिंग हैं। ये 4 मेन हेडिंग कौन कौन सी थी? शेयर होल्डर्स फंड। इसके बाद क्या था बेटा? शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। याद आ रही है? एंट्री भी बताई थी इसकी। उसके बाद बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स फंड में कुल मिलाकर 3 बातें थी, इसमें कुछ भी ना था। इसमें कितनी थी बेटा? 4 बातें। और यही 4 बातें यहां पर भी थी, थोड़े थोड़े बदलाव के साथ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें 3 बातें कौन कौन सी थी? शेयर कैपिटल और शेयर वारंट। यहां पर 4 बातें कौन कौन सी थी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये नेट समझ में आ रहा है? नेट क्या होता है? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और क्या था बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कॉरस्पॉन्डिंगली सारी सेम चीज यहां कॉपी कर दो शॉर्ट टर्म के नाम से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसके लिए शॉर्ट टर्म में क्या लिखा हुआ था? ट्रेड पेबल्स। बेटा याद आ गया पूरा फॉर्मेट? और साथ में बड़ी सारी और भी चीजें थी, इनके एनेक्शर्स, इनके नोट्स टू अकाउंट्स में अगर अंदर जाएंगे तो। क्लियर है बात? ठीक। आइए बेटा, एसेट साइड आसान था। एसेट साइड में क्या दिक्कत है? यहां तो बस 2 ही हेडिंग थी बेटा। कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या था? पहला अगर बात करें तो फिक्स्ड एसेट, लेकिन फिक्स्ड एसेट तो पुराना नाम हो गया, उसका नया नाम क्या है अब? पीपीई। और इसी में इंटेंजिबल एसेट को अलग कर दिया गया। साथ में अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है या अंडर डेवलपमेंट है तो वो भी दिखाइएगा। बेटा बोलो ठीक है।
दूसरा बताओ क्या था? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा क्या था बेटा? नॉन करंट या ओए, इसके बाद क्या था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। डेफर्ड टैक्स एसेट, नेट करके दिखाएंगे। उसके बाद बताओ बेटा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लास्ट पॉइंट क्या था? अदर नॉन करंट एसेट्स। बोलो बेटा ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर करंट की बात करें तो इसके लिए तो कुछ ना था। हां, यहां से गिनती चालू होगी, क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर ये तो था ही नहीं, तो इसकी जगह कितने पॉइंट थे? ये 3। कौन कौन से थे? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बाकी फिर से दोबारा कहानी सेम शुरू हो गई। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, और आखिरी पॉइंट बेटा अदर करंट एसेट्स। बेटा क्या ये सारी बात याद आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सब हम कर चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं। इसकी बहुत डिटेलिंग भी हमने कर ली थी कि सबके एनेक्शस बनेंगे। किस किस के एनेक्शस थे यहां पर? बेटा शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, इसका नहीं था, इसका नहीं था, ये था, इसका नहीं है, ये था एनेक्शर, ये एनेक्शर था, ये सारे एनेक्शर्स भी थे, ये एनेक्शर था, ये था, ये नहीं है, इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। और यहां पर भी सबके एनेक्शर्स थे। जब मैं एनेक्शर्स की बात बोल रहा हूं तो सब में कुछ ना कुछ खास बात जरूर थी। ठीक है बेटा, इतनी बात। नाउ कमिंग ऑन टू द पीएनएल। बंद कर दूं से तो अब चलो जी, आएंगे अब पीएनएल अकाउंट पर। बस और क्या, खत्म चर्चा मेरी फॉर्मेट की। तो अब जब पीएनएल बनाएंगे, वैसे ट्रेडिशनली तो पीएनएल ऐसे बनता था। बोलो बेटा। और ट्रेडिंग पीएनएल की रादर बात करें तो क्या क्या होता था जरा देखना एक बार। यहां पर क्या दिखाते थे आप? उसके बाद परचेज, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई हैं अगर, यहां पर क्या होता था? सेल्स। उसके बाद और ये आ जाया करता था क्या? जीपी। यहां पर क्या मिलेगा आपको? जीपी कैरी डाउन, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखोगे, फिर मिल जाएगा क्या? नेट। कुछ ऐसे बनाया करते थे, ठीक। लेकिन अब बनेगा ये वर्टिकल फॉर्मेट में। ये कौन सा फॉर्मेट है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। राइट साइड, लेफ्ट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड होती थी इनमें, लेकिन अब बनेगा वर्टिकल फॉर्मेट में, ठीक। तो क्या करने वाले हैं सुनिए, यहीं पे समझ ली पहले एक बार। जब वर्टिकल फॉर्मेट होगा तो क्या होगा? सारी इनकम दिखा देंगे सेल से। बोलो बेटा, ठीक। उसके बाद कोई और यहां पर अदर इनकम पड़ी होगी तो ये भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक। क्लियर है बात? माइनस करते हैं, आओ। तो क्या क्या माइनस करेंगे देखना जरा। ऐसी मैं बता रहा हूं वैसे ओवरव्यू कैसे, यही सब बनने वाला है। बस सारे के सारे खर्चे माइनस कर दूं इसमें से। भाई ये दोनों प्लस कर दिए मैंने, उसके बाद ये माइनस कर देंगे, खर्चे माइनस कर देंगे। ये जो परचेजेस होंगी बेटा ये सारी जोड़ता जाऊं, जल्दी बोलो फटाफट से। और जोड़ेंगे इसमें क्या क्या रह गया आपको ये बताइए। अब स्टॉक रह गया कि नहीं आया? मुझे एक्चुअली इसी पॉइंट पर फोकस करना है एक बार, वहां जाकर दिक्कत ना हो। जिससे ये था 50,000, ये था 40,000। अब लॉजिकली तो क्या होना चाहिए? ये सब जुड़ जाने चाहिए, उसमें से ये सब माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो हां। लेकिन मैंने यहां ये आइटम छोड़ दिया, यहां ये आइटम छोड़ दिया। कंपनीज एक्ट कह रहा है फॉर्मेट, आप इसको 50-40 दोनों ना दिखाएं। बताओ डिफरेंस इन स्टॉक कितना है? बोलो बेटा 10। तो इसमें अगर मैं
स्टॉक के नाम के 10,000 ऐड कर दूंगा, तो बताओ बात बन जाएगी कि नहीं बनेगी? ये बताओ पहले बस बेटा। यही सेम नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आएगा? बेटा बोलो फटाफट से। अभी इसका मैं डिटेलिंग कर दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल वहां जाकर दिक्कत ना आए, वहां जाकर दिक्कत ना आए फॉर्मेट में, इसलिए थोड़ा दिमाग में सेटल करो। यही पीएनएल है, बस वर्टिकल फॉर्मेट में डालना है मुझे। तो देखना कुछ ऐसा ना कर दूं इस बार कि भाई सेल्स हुई, अदर इनकम हुई, ठीक, ये टोटल हो गया ए। उसके बाद एक्सपेंसेस हुए, सारे के सारे डायरेक्ट हुए, इनडायरेक्ट हुए मान लेते हैं, और साथ में डालूंगा चेंज इन इन्वेंट्री। बोलो बेटा, ये लिखूंगा मैं कितना इस बार? 10,000। तो ये हो गया टोटल क्या? बी। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा? यही फिगर दिख रही है आपको आती हुई कि नहीं दिख रही? गणित ही तो है बस। पहले ये ऐसे प्लस माइनस हो रहा था, अब मैंने सारे ये इकट्ठे कर दिए, इसमें से ये सारे इकट्ठे करके माइनस कर दिए। क्या नई बात हो गई? बस एक छोटी सी बात जरूर नहीं हुई कि वो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या दिखाया? चेंज। अच्छा सर ये एक बात बताइए, अगर ये 40 हो और ये 60 हो, अब क्या करेंगे? नेगेटिव हो जाएगा। वर्ड मैंने क्या यूज किया देखो? चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज नेगेटिव हो गया ना भाई। ओपनिंग कितना था? अरे बोलो कितना था? 40। क्लोजिंग कितना है? तो चेंज क्या है? माइनस 20,000 का चेंज है कि नहीं है? काम खत्म हो गई बात, काम खत्म हो गई बात। चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक। तो अभी एक बात तो बस ये ही नहीं बताई है। हाँ, उसके बाद नेट प्रॉफिट आ गया, इसमें से शायद कुछ टैक्स वगैरह माइनस होंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, फिर डिविडेंड देंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या आपको एक ओवरव्यू समझ में आ रहा है कि वर्टिकल फॉर्मेट कैसा दिखने वाला होगा? और उसमें एक बात नहीं होगी जिसे देखकर घबराना मत। अब आप कौन सी बात नहीं होगी उसमें? ये चेंज इन इन्वेंट्री, क्योंकि बाकी सब तो समझ में आता है। ये क्रेडिट साइड वाले सारे आइटम ऐड कर दिए, डेबिट वाले सारे ऐड किए, इनमें से ये माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट लॉस आ गया। बस एक स्टॉक मैं छोड़कर चल रहा था तो उसमें डिफरेंस निकाल के डाल दिया। बेटा ठीक है बात? चलो पढ़ो फॉर्मेट अब मेरे साथ। इतना आसान है नहीं, अभी दिक्कत आएंगी इसमें, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू तैयार हो गया, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से क्लियर कर दिया। पढ़िए, सबके अनेक्शर्स हैं, नोट्स टू अकाउंट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे अलग से। पहले एक बार फॉर्मेट को ओवरव्यू ले लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होता है? ये जो आपका मेन धंधा है, ठीक, सेल परचेज, जो भी आप जिस आइटम में ट्रेड कर रहे हो, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं सरल शब्दों में? सेल्स। बोलो बेटा। अच्छा, उसके बाद कोई अदर इनकम, मिसलिनियस इनकम, ये जो पीएनएल में पड़ी हुई हैं, कोई भी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम हुई, रेंट इनकम हुई, या कमीशन इनकम हुई, या कुछ भी और इनकम, वो सारी आ जाएंगी। शेड्यूल 22 में जाकर पढ़ेंगे इसको, नोट्स टू अकाउंट्स 22 में जाकर पढ़ेंगे। टोटल इनकम हो गई, सब मिलाकर 1 + 2 मिलाकर टोटल आ गया ए। बेटा यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ए? ये बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? चलो आगे। उसके बाद एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या है? पहला रॉ मटेरियल अच्छा, मेरे पास जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है? हाँ जी, रॉ मटेरियल मैंने खर्च कितना हो गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब ये बड़ा आसान तरीके से मैंने बोल दिया था ये कि जी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देना स्टॉक, लेकिन एक प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम तो एक और भी है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि ये ओपनिंग भी 3 प्रकार का है, बोलो हाँ, और ये क्लोजिंग भी 3 प्रकार का है, बोलो हाँ।
रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? भाई 3 तरीके का स्टॉक होगा ना। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले सुनिए, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान से देखना, अब जब मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात कर रहा हूं तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है पहले वो समझो। कंजम्पशन कितनी कर ली मैंने, तो जितना भी ओपनिंग रॉ मटेरियल हो प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पहला आइटम डालो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और जैसे ही मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम डाला, देखो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, जैसे ही मैंने यहां पर डाला रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेक करना, जरा चेक करना, ये फिगर पहुंच गई यहां पर कि नहीं पहुंची? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये ही तो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बोलो बेटा, मेरे को सब कुछ यहां लेके जाना है ना, मैं ये ले गया, मैं ये ले गया, ठीक। और पहला आइटम क्या लिखा मैंने? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आ गया? ओपनिंग ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। यहां तक समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अभी 2 स्टॉक बचे हुए हैं, बताओ कौन से? अभी WIP लेके नहीं गया मैं ओपनिंग क्लोजिंग, अभी मैं फिनिश गुड्स लेकर नहीं गया ओपनिंग क्लोजिंग। क्या इतनी बात क्लियर है? मैं सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को ट्रांसफर किया है इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना तो अभी WIP को छेड़ा है मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग बचे हुए हैं, और ना ही फिनिश गुड्स को छेड़ा है। आगे आओ, आगे आओ। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब ये कौन सा परचेज आ गई सर? अभी तो परचेज आपने ट्रांसफर कराई ही थी। परचेज भी तो 2 हो सकती हैं, बोलो बेटा कौन सी? एक तो रॉ मटेरियल की और एक WIP की होगी क्या? WIP की क्यों होगी भाई, कहां से होगी भाई? मैं क्या करता था एक्चुअली, कुछ तो लकड़ी से चेयर बनाकर बेचता था और कुछ चाइना से इंपोर्ट भी करता था लकड़ी चेयर, और उसको एज इट इज बेच देता था। बोलो बेटा, तो दोनों तरीके की परचेज होंगी। तो जब मैंने यहां रॉ मटेरियल कंज्यूम किया तो कौन सी वाली परचेज उठा ली थी? अभी क्या बचा हुआ है? समझ में आई बात कि नहीं आई? होंगी, बिल्कुल बिल्कुल होंगी भाई। अगर फिनिश गुड्स की ट्रेडिंग भी कर रहा हूं तो उसकी भी तो परचेज होंगी। अल्टीमेटली टारगेट क्या है मेरा? ये पूरा उठा के मुझे यहां शिफ्ट करना है। कहां कहां करें, किसके, ये तो मेरे को समझ में आती है सारी बात। अगर मैं ये बनाने को बोलूं तो बना दोगे आराम से आप, लेकिन इस आइटम को कहां कहां कैसे कैसे आएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो बेटा ये भी चला गया कि नहीं चला गया? फिर पढ़ो दोनों आइटम। पहला आइटम क्या था? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा कौन सा है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कौन सा? यानी परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। और रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने आगे। क्या क्या लिखा है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक। बेटा यहां तक सॉर्टेड है? आगे आओ। अब आ गया चेंज इन इन्वेंट्री। अब समझ में आएगा आपको? ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP। बेटा दिख गया कि नहीं दिखा? बताओ क्या क्या आ गया? ये देखो, यही तो आ गया, दिस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। बेटा दिखा दोगे? दिस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिखा दोगे? सारी स्टॉक की फिगर क्लोज हो गई। बताओ देखकर। बस यही खेल है, बाकी और कुछ परेशान करेगा नहीं, इसमें कुछ नहीं है। और P&L में इसके अलावा कोई और कहानी खास रहेगी नहीं। सिर्फ स्टॉक में परेशान कर सकता है मैक्सिमम जो करेगा। ठीक, तो क्या क्या 3 आइटम रहे मेरे पास? आओ जरा फटाफट से दोबारा पढ़ लेते हैं। अभी तक जब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो इनकम तो सबसे पहले 2 चीज ऐड करेंगे। कौन कौन सी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यही लिखोगे आप, सेल मत लिख डालना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक, हेडिंग यही आएगी।
जब इसका बनाएंगे जाकर वहां पर नोट्स टू अकाउंट्स, वहां लिख देना सेल, वहां लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल ए बी सी की इतनी इतनी हुई है, सब मिलाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? उसके बाद अदर इनकम जैसे कौन सी हो सकती है वो सब वहां देखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, लेकिन फिर भी दिमाग में आ रहा है कुछ, शायद इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, रेंट रिसीव हुआ हो, सेल ऑफ स्क्रैप हुआ हो, कोई कमीशन रिसीव हुआ हो, ब्रोकरेज, कुछ भी भिन्न भिन्न प्रकार की इनकम हो सकती हैं। बेटा क्लियर है बात? अच्छा, उसके बाद टोटल हो गया इनकम का। अब माइनस करना शुरू करनी है, तो पहले दोबारा से सारे खर्चे इकट्ठे कर लेते हैं। पहला खर्चा कौन सा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे आएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या आएगा? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स कुछ भी कह सकते हैं, और साथ में चेंज इन इन्वेंट्री। किसकी? WIP। और क्यों रॉ मटेरियल की क्यों नहीं आएगी? वो ऑलरेडी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में जा चुकी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चलो आगे। उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो भी एम्प्लॉयज के खर्चे हुए हैं, जैसे सैलरी, वेजेस, बोनस। AS 15 पढ़ा है पूरा हमने इसके ऊपर। AS 15 के नाम में जितने खर्चे होंगे सारे यहीं तो आएंगे। आगे आइए, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? ये इंटरेस्ट। सरल शब्दों में मैंने पैसा उधार लिया तो बदले में कुछ इंटरेस्ट दिया, फाइनेंस कॉस्ट उसे बोलते हैं। बाकी अभी डिटेलिंग करते हैं थोड़ी देर में। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये क्या होता है? डेप्रीसिएशन AS 10 में है, फिक्स्ड एसेट PPE पर, और इंटेंजिबल एसेट AS 26 में है। उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज करेंगे? अमोर्टाइजेशन। CA फाउंडेशन में बताया भी था। और उसके अलावा कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो शेड्यूल, तो वो नोट्स टू अकाउंट्स 28 में चला गया, टोटल कर दिया मैंने एक्सपेंसेस का। बेटा बोलो ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट आ गया बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब सर ये क्या क्या लिखा हुआ है? ये एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, छोड़ो से, मुझे बताओ ये समझ में आती है बात कि नहीं आती है? देखो मैंने क्या किया अभी तक। एक्चुअली हमारे पास AS 5 है, उसमें है कॉन्सेप्ट। फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया, P&L के लिए सरल शब्दों में रेवेन्यू उठाओ, अदर इनकम उठाओ, इसको नाम दो A, मान लेते हैं टोटल। उसके बाद बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अरे बोलो भाई, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री। उसके बाद अरे बोलो एम्प्लॉयज बेनिफिट। उसके बाद बेटा फाइनेंस कॉस्ट। फिर बताओ डेप्रीसिएशन एंड, याद रह जाएगा ये तो, बोलो बेटा ठीक है। और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, ये सब जोड़कर नाम क्या दे दिया मैंने इसका? B दे दिया। क्लियर है बात? ठीक। तो कुल मिलाकर याद रखने के लिए यहां पर कितने आइटम हैं मेरे पास? 2। और ये कितने थी हेडिंग मेन? तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे थे, दोबारा से देखिए फटाफट से एक बार, P&L अकाउंट में क्या क्या चेक किया हमने देखा यहां पर कि रेवेन्यू सबसे पहले लिखिएगा, और अदर इनकम, इसकी डिटेलिंग ऑब्वियस सी बात है अभी हम जाकर चेक करने वाले हैं नोट्स टू अकाउंट्स में क्या क्या हो सकता है। इसके बाद सारे खर्चे माइनस करेंगे। खर्चे में कौन कौन से दिखाए मैंने आपको? बोलो बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री, किसकी इन्वेंट्री? WIP की और फिनिश गुड्स की। एम्प्लॉय बेनिफिट AS 15 वाले। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन किस पे लगेगा? PPE पर, और अमोर्टाइजेशन, और उसके बाद अदर एक्सपेंसेस। टोटल किया क्या आ गया बेटा? ये B। तो A माइनस B आ गया प्रॉफिट हमारा।
अब ये प्रॉफिट आ गया A माइनस बी, यहां तक समझ में आती है बात। अब यहां पर कंपनीज एक्ट ये बोल रहा है कि आप ना जितनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं या एक्सेप्शनल आइटम्स हैं, वो आप उनसे होने वाले प्रॉफिट लॉस अलग से दिखाइएगा। ठीक सर, ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं? सुनो फिर से एक बार, मैंने क्या कहा आपसे, ये प्रॉफिट आ गया मेरे पास यहां पर A माइनस बी, ठीक, लेकिन ये जो प्रॉफिट आया है ये आया है बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, यानी ये 3 एडजस्टमेंट अभी बाकी हैं, उससे पहले ये प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये होता क्या है, एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बोला ये ना आप जाकर पूछिए, किससे? बोलो बेटा किससे पूछोगे? AS5 से। AS5 ने डिफाइन किया हुआ है एक्सेप्शनल आइटम, यानी है तो बिजनेस का ही आइटम, लेकिन उसका साइज और नेचर इतना अलग है कि वो एक्सेप्शनल बन गया, जो बार बार नहीं होगा। जैसे आपको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया जिसमें आपको 20 लाख का मुनाफा हो गया, ठीक, सो दिस इज, है तो ऑर्डिनरी काम, मेरा काम था सप्लाई करने का, माल बेचने का, तो ठीक है, ठीक, तो है तो मेरा ऑर्डिनरी काम ये, लेकिन एक्सेप्शनल साइज का है। तो ऐसे अगर कोई प्रॉफिट लॉस है तो यहां मर्ज मत करिएगा, अलग से दिखाइएगा उसे, ठीक। इसी प्रकार से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, वो क्या होती है, बिजनेस की है ही नहीं, खामखा के वजह से, किसी आइटम के वजह से प्रॉफिट लॉस हो गया, जैसे आग लग गई, भूकंप आ गया, ठीक, चोरी हो गई, दीज ऑल आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। फायदा ये होगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएंगे, दिख जाएगा। अच्छा, आपने धंधा करके तो 10 लाख कमाए, ठीक, धंधा करके 10 लाख कमाए, उसके बाद तो एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था आपको जिसके वजह से 20 लाख का गेन हो गया। यानी आप इवैल्यूएट कर सकते हो, भाई कंपनी की औकात 10 लाख की कमाने की ही है, 20 लाख तो इत्तेफाक से आ गया, हर बार ना होगा। अगर मैं इस 20 लाख की इनकम को ऊपर डाल देता तो ये 30 लाख मुनाफा दिखता मेरा, आप अपना घर बार बेचकर मेरी कंपनी में पैसा लगा देते कि कंपनी 30 लाख कमा कर दे रही है। अरे नहीं कमाऊंगा अगली बार में, मैं तो ऑर्डिनरली 10 लाख ही कमा कर दूंगा आपको, 20 लाख तो एक्सेप्शनल आइटम के वजह से हो गया। और ऐसे ही घाटा हुआ मेरे को, मान लेते हैं 8 लाख रुपए का, वो आग लगने की वजह से, आप मेरे ऊपर नालायकी का आरोप ना लगा पाओ, सर 10 लाख, सर 2 लाख कमाए आपने, बस 2 लाख कमाए, नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, मैंने 10 लाख कमाए हैं, वो तो 8 लाख आग लग गई, भूकंप आ गया, इसके वजह से घाटा हो गया। तो मेरी परफॉर्मेंस पर क्वेश्चन ना करो आप, सोचो ना, अगर ये 8 लाख ऊपर खर्चों में पड़ा होता यहां पर, तो प्रॉफिट कितना आता, 2 लाख। आप मुझ पर क्वेश्चन करते कि नहीं करते, जबकि नहीं करना चाहिए, मैंने तो ठीक काम किया, आप उल्टा पैसा निकाल लेते कंपनी से, जबकि नहीं निकालना बनता, मैं ठीक काम कर रहा हूं भाई, अगले साल थोड़ा ना भूकंप आएगा, अगले साल थोड़ा ना आग लगेगी, ठीक, क्लियर है बात, दोनों अलग दिखाइए। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसके बाद घटा दीजिएगा क्या, टैक्स। टैक्स में क्या क्या आएगा, करंट टैक्स, और ये क्या होता है फिलहाल तो बता ना पाऊंगा, AS22 में जाकर सीखेंगे। बेटा क्लियर है, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसके बाद डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की कुछ एडजस्टमेंट हैं, वो दोबारा से AS24 बताएगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है वहां पर, अर्निंग पर शेयर। क्लियर है बात, वो सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि ये प्रॉफिट रहा, इस मुताबिक अब इतना इतना अर्निंग शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। EPS भी 2 प्रकार की होती है, बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS, BEPS, DEPS, वो दोबारा AS20 में जाकर हम कवर करेंगे। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? चलो, ये 5 मिनट दोबारा बोलना पड़ा रिकॉर्डिंग करने के लिए। चलिए वापस आइए, अब पढ़ते हैं इसके फटाफट से नोट्स टू अकाउंट्स आकर।
बेटा आइए नोट्स टू अकाउंट्स में 11 पर, बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आसान है बिल्कुल, 2-4 चीज बतानी है बस। पढ़ो क्या लिखा हुआ पहला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बोलो बेटा, ये रहा ना, कहां गया, ये तो रहा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसी की तो बात कर रहे हैं, हाँ जी इसी की बात कर रहे हैं। पढ़ो क्या क्या है, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज दे रहे हो, अदर ऑपरेटिंग, कोई भी आपका धंधा हो सकता है, मुझे नहीं पता, स्पेसिफाई कर देना। उसके बाद रेवेन्यू शुड बी, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग, मैंने माल बेचा 1 लाख का, 10,000 जीएसटी जोड़कर 1,10,000 की बिलिंग कर दी, यहां कितना लिखोगे, 1 लाख या 1,10,000? 1,10,000 तो मेरे है ही नहीं, तो सरकार के मैंने आपसे लेकर सरकार को देने हैं, यही तो आईडीटी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, मैंने कमाया, मैं ही सरकार को दे रहा हूं इनकम के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। आईडीटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, यानी मैंने आपको माल बेचा, 10,000 टैक्स लिया आपसे और लेकर सरकार को जमा किया, आपने सरकार को दिया लेकिन मेरे थ्रू दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, जीएसटी से बोलते हैं हम, जीएसटी अब तो खाली। तो खैर अगर मैंने 1 लाख का माल बेचा आपको, 10,000 जीएसटी जोड़ दिया, 1,10,000 आपसे ले लिए, तो यहां पर कितना आएगा, सिर्फ 1 लाख आएगा, 10,000 तो जीएसटी पेबल है। आगे आइए, अदर इनकम, अदर इनकम कहां से आएगी, रुक जाओ पढ़ो मत आगे, इन्वेस्टमेंट से ही तो आएंगी, इन्वेस्टमेंट ही तो है, आर एसेट्स विच आर अर्न, विच आर परचेज टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, बोलो बेटा, वही सब तो लिखी है, पढ़ो, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, रेंटल, लॉटरी, कमीशन इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ पीपीई, कोई एसेट बेची उस पर मुनाफा हुआ, नेट गेन और लॉस, नेट वर्ड को बॉक्स में डाल लो, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट बेची, कुछ कुछ पे मुनाफा हुआ, कुछ पर गेन हुआ, तो नेट करके दिखाएंगे, पॉइंट नंबर सी की बात कर रहा हूं। और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बेटा क्लियर है, वहां ऊपर वर्ड एक्सक्लूडिंग को बॉक्स में डाल दिया था आपने, डाल लो उसे भी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, रेवेन्यू शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सक्लूडिंग वर्ड को डालो बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। वो बोलेगा 1 लाख की सेल है इंक्लूडिंग 10,000 जीएसटी, तो मुझे कितनी दिखानी है यहां पर, 90,000, नलायक, 1 लाख इंक्लूडिंग बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, वो एग्जाम्पल दिमाग में चल रहा है, बस जान के चेंज किया मैंने। उसके बाद अब बेटा ये दोनों चीजें कवर हो गई कि नहीं हुई, अब आपको पता है सब। अगला पॉइंट क्या था बेटा, रॉ मटेरियल, जरा बताना क्या आएगा इसमें, इसके वर्किंग नोट में क्या करके दिखाओगे, ओपनिंग रॉ, बोलो बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल पढ़ो, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो बेटा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा इसका वर्किंग नोट है ही नहीं, क्यों नहीं है इसका वर्किंग नोट, परचेज का क्या वर्किंग नोट होगा, 1 लाख की 2 लाख की परचेज की सीधा दिखा देना यहां पर। हाँ, चेंज इन इन्वेंट्री, बेटा इन्वेंट्री किस किस की होगी, कैसे निकलेगा ये, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बोलो बेटा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स, वही सब करके दिखाना है आपको। पढ़ो, WIP का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, बेटा क्लियर है बात, हमने इसके ऊपर डिटेल में बहुत शुरू में ही बात कर ली थी, इसलिए अब मेहनत ना करनी पड़ेगी मुझे। आगे एम्प्लॉय बेनिफिट, ये पढ़ा, एम्प्लॉय बेनिफिट, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा इसमें क्या है, जितने भी खर्चे एम्प्लॉयज के नाम में पड़े हुए हैं, सैलरी, बोनस, जो भी एम्प्लॉय को दे रहे हो लिख दो, सैलरी, बोनस, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अदर फंड, स्टाफ वेलफेयर, ईसोप एक्सपेंसेस, जिसमें एम्प्लॉय का नाम आ जाए, स्टाफ का नाम आ जाए, वो सारे इस हेड में चले जाएंगे। आगे फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, हमारे कोर्स में नहीं है, पहले होता था। वैसे होता क्या है ये, मैंने अपने एम्प्लॉयज को कुछ स्टॉक यानी शेयर्स सस्ते में दिए, ऑप्शन में, चाहो तो खरीद लो, सस्ते मिल जाएंगे आपको, 5 साल काम करना पड़ेगा मेरे साथ, एम्प्लॉयज को रिटेन करना होता है मेरे को। मैंने आज ट्रेनिंग दी, सोचो, बड़ी आजकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, लेबर टर्नओवर का। हुआ क्या, PwC ने आपको हायर किया आज, ठीक है, CA बनने के बाद 3-4 महीने 5 महीने ट्रेनिंग दी आपको, खर्चा किया आपके ऊपर, और उसके बाद आपको पैकेज ऑफर कर दिया। 3 महीने बाद आपने कहा जी मेरे को KPMG से ऑफर आया हुआ है, मैं तो वहां जा रहा हूं, नमस्कार नमस्कार। नुकसान हो गया PwC का,
6 महीने ट्रेनिंग खर्चा किया आपके ऊपर, जब काम करवाने की बारी आई तो आप 20, 30, 50 हजार का पैकेज फालतू मिल रहा था, आप कहीं और भाग गए। कौन रोक सकता है आपको? नहीं रोक सकते। तो खैर फिलहाल तो अभी आप फ्रेशर हो, तो मैंने एक चालाकी कर दी, भैया 2 साल का बॉन्ड भरो पहले, 2 साल तक कहीं नहीं जाओगे। क्लियर है बात? तो अब मैंने 2 साल के लिए रोक लिया आपको। लेकिन 2 साल भी क्या होते हैं? 2 साल भी क्या होते हैं? 2 साल के बाद तो पक्का आप भाग जाओगे। दिख रहा है मुझे, दोबारा से ट्रेंड एम्प्लॉय चला गया मेरा, दोबारा नया एम्प्लॉय रिक्रूट करना, नई ट्रेनिंग देना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बहुत खर्चा इन्वॉल्व होता है और उससे ज़्यादा हेडेक बहुत होती है। समझ में आ रही है बात? आज मेरे पास 2 जनों का स्टाफ है, मान लेते हैं, तो दोनों मैडम बैठती हैं यहाँ पर, इन्हें सब कुछ पता है, मैं कुछ भी नहीं देखता। ठीक, ज़रा सोचो, अगर एक स्टाफ चला जाए या दोनों चले जाएं तो मेरे लिए प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है नया स्टाफ ढूंढना है, नया ढूंढ भी लूँगा, 1000-2000 महंगा आ जाएगा, बट प्रॉब्लम है ट्रेनिंग की। सारा काम दोबारा समझाने, 3-3, 4-4 अटेम्प्ट के बच्चों के नाम तक याद हैं, मेरे को याद नहीं रहते, इनको याद रहते हैं नाम क्या है, फेस क्या है, कौन बच्चा था, कौन बच्ची थी, क्या केस था, क्या नहीं था, है ना। तो उसकी बहुत वैल्यूएबल एसेट है वो मेरी ये। तो अब ऐसे में क्या किया कंपनी ने कहा चलो भाई मानेगा तो है नहीं है, 2 साल का बॉन्ड भरवा ले, 2 साल बाद भाग जाएगा। मैंने कहा चलो एक काम करता हूं, मेरी कंपनी का शेयर चल रहा है 1000 रुपए का, मैं आपको 200 में दे दूंगा, लेकिन 4 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें, ये बेच पाओगे आप 4 साल बाद ही, अगर मेरे पास रिटेन रहोगे तो। क्लियर है बात? अब ऐसे में क्या होता है, वो हर 6 महीने में मैं शेयर देता जा रहा हूं आपको, ऑप्शन देता जा रहा हूं। जब कंपनी छोड़ने की सोचोगे आप, अरे अगर छोड़ दिया ना 50 लाख के तो ये ईसोप पड़े हैं मेरे पास, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो लालच आपको कंपनी छोड़ने ना देगा। जितना कंपनी पर टाइम ज्यादा लगाते जाओगे उतना ही ईसोप इकट्ठे होते जाएंगे। कंपनी मक्कार है, हर 2 महीने में, हर 4 महीने में ईसोप दे रही है आपको, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, आपको दिख रहा है बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस जो है और इसकी आज की जो मार्केट वैल्यू है वो 40 लाख रुपए हो गई भाई, और छोड़ दिया तो सब पर पानी फिर जाएगा। ठीक, तो ना चाहते भी छोड़ोगे। खैर उसका खर्चा डाला हुआ है ईसोप के नाम का। आगे आइए, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी लोन रेस करने के लिए मैंने खर्चा पे किया, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट। अब ऐसे डिविडेंड भी पे किया मैंने, तो डिविडेंड पे करना नहीं आएगा। जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं आएगी। लिखा हुआ है मैंने, डिविडेंड पे करना इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट डायरेक्टली पेड फ्रॉम रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस से माइनस करके दिखाते हैं, यहां नहीं आएगा, बस क्लैरिटी के लिए लिखा है मैंने, और कोई बात नहीं है। कोई और अदर है तो स्पेसिफाई कर दीजिएगा। डेप्रीसिएशन ये पड़ा, एंड अमोर्टाइजेशन। बेटा डेप्रीसिएशन लगेगा पीपीई पर, लिख लो AS10, निकालना बताएगा मुझे। अमोर्टाइजेशन और इंटेंजिबल ये AS26 बताएगा अमाउंट, वहां से लाएंगे। और उसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं दिमाग में आ रहे हैं सब लिख डालो। रेंट, स्टेशनरी, सैलरी नहीं, रेंट, स्टेशनरी, उसके बाद पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन, जो भी कुछ है सब आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पावर, फ्यूल, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, ऑडिट फीस, CSR। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होता है? कंपनी को करना पड़ेगा भाई। आप जो है देश के संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो, देश को बदले में क्या दिया आपने? ये है कंपल्सरी, करना पड़ेगा आपको 10%, 20% CSR में खर्च करना पड़ेगा। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोसाइटी पर खर्च करना पड़ेगा। रोड बनवाओ, नीचे प्याऊ, एग्जाम्पल बता रहा हूं सिंपल, बड़े में ऐसा नहीं होता वैसे, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि भाई मेरे को बोला सरकार ने, भाई तुम इतना पैसा कमाते हो यहां से, तो जितनी कमा रहे हो उसका 10%, 20%, जो भी वॉटेवर, वो आप खर्च करो सोसाइटी के ऊपर। मैंने जी क्या करूं? रोड बनवा दो, सर्टिफिकेट दिखा देना हमें कि मैंने 5 लाख यहां खर्च करे हैं, 2 लाख रुपए मैंने नीचे प्याऊ लगवाया, 1 लाख रुपए की मैंने यहां पर डिवाइडर बनवाया, वॉटेवर। ठीक, क्लियर है बात? वो मेरा काम नहीं था, लेकिन सोसाइटी को मैंने पे बैक किया है। CSR लिख लो फुल फॉर्म इसकी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंज्यूमेबल्स, कोई और खर्च हुआ है तो
बस एक बात ध्यान रखनी है, नोट इसके ऊपर लिख लो इंपॉर्टेंट, इस पर MCQ भी बनता है, MCQ नोट जो लिखा हुआ है नीचे, सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 1 लाख विच एवर इज हाइयर। क्या बोल रहा है वो? कोई भी खर्चा जो सेल के 1% या 1 लाख विच एवर इज हाइयर के जितना है उसको आपको अलग से दिखाना है, मिक्स करके नहीं दिखा सकते आप। क्लियर है बात? आपकी मान लेते हैं सेल थी 10 लाख की, आपने किसी को रेंट दिया, ठीक, रेंट दे दिया आपने 1.5 लाख रुपए, तो 10% से यार दे दिया, सॉरी 1% तो बैठेगा इसका 10,000 बैठेगा, मान लेते हैं 1% बैठा, इसका कितना 10,000 बैठा, बोलो। अब 10,000 से ज़्यादा जो भी खर्चा होगा वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, कंबाइंड नहीं कर सकते उसको किसी और खर्चे के साथ। क्लियर है बात? पढ़ लो फिर से। सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हाइयर। आई होप ठीक है बात। उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट के बाहर कोई कैपिटल कमिटमेंट हैं या लायबिलिटीज हैं तो वो दिखाएंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट दे डू नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, दे आर ओनली डिस्क्लोज इन नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट के नीचे आती हैं। बेटा बोलो ठीक है। 2 बातें दिखानी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी जैसे कौन सी? किसी ने क्लेम किया, मेरे पर केस किया हुआ है, अब हो सकता है पेनल्टी देनी पड़े, हो सकता है ना देनी पड़े। क्लियर है? कंटिंजेंसी हो गई। ऐसे ही मैंने किसी की गारंटी दी, मैंने कहा भाई साहब से लोन दे दो, कोई टेंशन नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब कल को अगर ये भाग गया या नहीं भागा, अगर ये भाग गया तो मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा और नहीं भागा तो नहीं आएगा। कंटिंजेंसी है, ठीक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अलग से दिखाएंगे इसको। और कमिटमेंट क्या होते हैं? कमिटमेंट्स होते हैं मैंने कहा भाई साहब मैं ना आपसे 2 महीने बाद 1 लाख का माल खरीद लूंगा, मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, जबान दे रहा हूं आपको, ठीक। अब हो सकता है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पढ़ो से। कैपिटल एक्सपेंडिचर कमिटमेंट, मैंने कहा आपसे प्लांट खरीद लूंगा मैं 1 लाख का 2 महीने बाद, ठीक, कमिटमेंट करके छोड़ दिया। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? पेज नहीं है क्या? अच्छा पेज नहीं है, अच्छा तभी परेशान हो आप। चलो रह गया हो, कोई बात नहीं, सुन लो, कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा। लास्ट पेज तो लास्ट है इसमें कैपिटल कमिटमेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी है खाली। कंटिंजेंट हेडिंग का नाम है कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। 2 चीजें हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? विच मे और मे नॉट अराइज। किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया, ठीक, तो हो सकता है मेरे को पेनल्टी देनी पड़े, हो सकता है ना देनी पड़ी। मैंने गारंटी दी हुई है, हो सकता है ये भाग जाए, हो सकता है ना भागे, हो सकता है मेरा क्लेम अराइज हो जाए, हो सकता है मेरा क्लेम अराइज ना हो। दूसरा वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? कि मैंने वायदा किया हुआ है कि मैं आपसे 1 लाख की प्लांट खरीद लूंगा, ठीक है, तो हो सकता है मैं खरीदूं, हो सकता है नहीं खरीदूं, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, वायदा किया हुआ है। कैपिटल कमिटमेंट्स बोलते हैं इसे, ठीक है। और दैट्स इट, बस यही है, खत्म। अदर्स कोई हैं तो वो दिखा देंगे। इसके साथ ही हमारे पास फॉर्मेट यहाँ पर खत्म हो जाता है। आखिरी पेज में दोबारा दिलवा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुल मिलाकर फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। आप घर जाकर एक काम करिएगा, इसको लिख कर देखिएगा एक बार पूरा, ठीक है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि वही एज इट इज फॉर्मेट पहले कॉपी करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे हम, ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय।